प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आज कक्षा 9 इतिहास भारत और समकालीन विश्व पुस्तक के अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। 18वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांसीसी समाज मुख्य 3 वर्गों एस्टेट्स में बंटा हुआ था। पहला प्रथम एस्टेट पादरी वर्ग, दूसरा द्वितीय एस्टेट कुलीन वर्ग और तीसरा तृतीय एस्टेट साधारण जैसे किसान, शिक्षित वर्ग, कारीगर, मजदूर, भूमिहीन, नौकर आदि। यहाँ पर वर्ग भिन्नता मौजूद थी। सभी वर्ग समान नहीं थे। प्रथम 2 वर्गों को कर आदि में विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी उनको छूट थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। कुछ किसानों से सामंती कर वसूल करते थे और तीसरे एस्टेट के सभी लोगों को सरकार को प्रत्यक्ष कर और अनेक प्रकार के अप्रत्यक्ष कर भी देने पड़ते थे। इसके साथ में जो प्रथम वर्ग के लोग थे, यानी पादरी वर्ग, चर्च भी किसानों से टाइद नामक कर, धार्मिक कर वसूलता था। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। इस कारण से यहाँ फ्रांस में जीने का संघर्ष और संकट पैदा हो गया। फ्रांस की जनसंख्या के बढ़ने से अनाज की बढ़ती हुई मांग, खाद्य पदार्थों की होती हुई वृद्धि, कम मजदूरी आदि से गरीब अमीर की खाई और बढ़ती गई। सूखे व ओले के प्रकोप से पैदावार के गिरने से भी जीविका संकट पैदा हो गया। और ऐसी स्थिति में मध्यम वर्ग जो विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहता था, ये भी एक क्रांति का कारण बना। अब हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति शुरू किस प्रकार हुई। तो कोई भी क्रांति है, उनके एक तो लंबे समय तक चलते आ रहे कारण और कुछ तत्कालीन कारण होते हैं। तत्कालीन कारणों से क्रांति प्रारंभ होती है, परंतु क्रांति के पीछे लंबे समय तक हुए शोषण ही रहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति सम्राट लुई 16वें के 5 मई 1789 को नए करों के प्रावधान के अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जेनरल की बैठक बुलाई। यानी सम्राट लुई 16वें ने भारी कर लगाए और उसको एक सामान्य असेंबली में स्वीकृतिकरण लेना चाहता था। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि पूरी सभा द्वारा मतदान की अगली मांग के अधिकार होने पर विरोध जताते हुए सभा के बाहर चले गए। यानी तृतीय एस्टेट्स के लोगों ने सभा का बहिष्कार किया। महंगाई के कारण जनता की एक आंदोलनकारी भावना प्रकट हो गई। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया। ऐसी स्थिति में क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई 1789 को बास्तोल पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया।
अंततः लुई 16वें ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सतह पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 को रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों तथा बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया। पादरी वर्ग के लोगों को अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए विवश किया गया तथा धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया तथा चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। अब हम बात करते हैं फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र कैसे बना, कैसे आया। तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया। सम्राट की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में हस्तांतरित कर दिया। इससे पहले ये तीनों शक्तियां सम्राट के अधीन थी। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। इस संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता के अधिकार प्रत्येक व्यक्ति जन्म से प्रदान किए गए। लेकिन नेशनल असेंबली के चुनाव में सभी नागरिकों को मतदान अधिकार प्राप्त नहीं था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यानी जो कर दे सकता था वही मतदान का अधिकारी होता था। इस प्रकार से फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। 1791 में संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुआ। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ये लगने लगा कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। समाज के कम समृद्ध हिस्से के लोगों ने अपने आप को संगठित किया और सन 1792 को गर्मियों में उन्होंने जैकोबिनों में खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से क्रुद्ध होकर 10 अगस्त को ट्यूलिरिए के महल पर धावा बोल दिया। राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रावधान किया। 1792 में नए चुनाव कराए गए। निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इससे फ्रांस में राजतंत्र का अंत कर दिया तथा फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया। लुई 16वें को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई तथा 1793 में पैलेस डी लो कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। परंतु फिर भी आतंक का राज अभी हटा नहीं था। सन 1793 से 94 तक का काल फ्रांस में आतंक का युग कहा जाता है। जैकोबिन नेता रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को बहुत सख्ती से लागू किया। हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा गया। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को दोषी ठहराया गया तथा गिरफ्तार करके
अगले ही दिन मृत्युदंड दे दिया गया। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में 2 चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था, जिन्होंने 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। डायरेक्टरी और विधान परिषदों के पारस्परिक झगड़े के कारण डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इस समय क्रांति में बहुत सारी महिलाओं ने भी भाग लिया। महिलाओं ने अनेक राजनीतिक क्लबों तथा अखबारों के माध्यम से मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने का, राजनीतिक पदों की मांग। पारंपरिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में कुछ शैक्षिक, वैवाहिक तथा व्यावसायिक सुधार लाने वाले कुछ कानून भी बनाए। दास प्रथा का उन्मूलन भी इस क्रांति में शामिल था। 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः प्रारंभ कर दी। 1848 में दास प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। क्रांति से रोज़मर्रा के जीवन पे कैसा असर पड़ा? 1789 से में सेंसरशिप को समाप्ति का कानून अस्तित्व में आया तथा क्रांतिकारी के कारण से अधिकारों के घोषणा पत्र से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संवैधानिक अधिकार मिला। इसका परिणाम ये हुआ कि अब किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। इससे फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों में अनेक परिवर्तन आए। सारांश में हम ये कह सकते हैं, स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विरासत थी। 19वीं शताब्दी में ये विचार शेष दुनिया में फैले तथा वहाँ सामंती व्यवस्था नष्ट हुई। अब हम यहाँ 2 महत्वपूर्ण बड़े प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? इसका उत्तर आपने करना है कि वहाँ की सामाजिक असमानता थी, अन्यायपूर्ण वहाँ कर व्यवस्था थी, या मध्यम वर्ग का उदय हुआ। दूसरा प्रश्न, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों की क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नेताओं से समाज के किन समूहों को निराशा हाथ लगी? 2 प्रश्न अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। जय हिंद।